देखिए आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है, इसमें कीवर्ड क्या है, इंपीरिको इंडक्टिव, मीनिंग गिविंग, मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये क्वालिटेटिव की बात हो रही है। दिस इज रिलेटेड विद पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये किसकी बात हो रही है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्योंकि पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इन दिस पैराडाइम। अब एक और आप लोगों को मैं हिंट देता हूं असर्शन और रीजनिंग बनाने का। एक तो आप बिकॉज लगाते हो, दूसरा अगर उसी चीज को, जैसे वो बोलते हैं ना नाउन, नाउन ही बोलते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रनाउन बोलते थे ना, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो एक होता है ना, जो आप नाउन की जगह पे जो यूज होता है, प्रोनाउन मतलब जैसे होता है ना कि दिस, दैट, है ना, सच, सर्वनाम, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो कुछ भी उसको बोलते हैं, तो उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि असर्शन रीजनिंग दोनों सही होंगे और वो उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि आप एक देखो यहां पे, चलो आप बिकॉज लगा के, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पर्पस ऑफ रिसर्च इन दिस पैराडाइम, अब ये कौन से पैराडाइम की बात हो रही है, वही पैराडाइम जिसके बारे में पहली लाइन में बोला गया। समझ रहे हो ना, तो ये भी एक तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का। इस तरीके के क्वेश्चन को हिंट आपको यहां से मिल जाती है कि वो असर्शन के बारे में बोल रहा है, तो यहां पर जो चांसेस होते हैं सही होने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें पढ़ने का, मतलब बढ़ जाने का। मतलब अब उसको प्रोनाउन बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी तो आप लोगों को पता है मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इस वजह से मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। तो इस वजह से ये इसी चीज के बारे में बात की जा रही है कि वो जनरलाइजेशन के बारे में बात नहीं करता, वो जनरलाइज करने के बारे में बात नहीं करता, वो एज इट एज रियलिटी, क्योंकि ये भी क्वालिटेटिव ही है, ये भी क्वालिटेटिव की बात ही हो रही है। दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है जी, आई होप कि अब आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा असर्शन रीजनिंग कैसे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, अगर तुम्हें ये भी नहीं आता ना तो अभी क्लास बंद करके चले जाना, सीरियसली बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करना, इससे अच्छा है मूवी देख लेना। इरुल आई है कल ही, बहुत अच्छी मूवी है, 1.5 घंटे की है, जितनी देर क्लास चलेगी ना फिल्म देख लो, तुम्हारा ज्यादा भला हो जाएगा। कभी हमारा 100% का सपना पूरा होगा या नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं 19% को जाओ, तुम जाओ, तुम मूवी देखो, क्लास से तुम्हें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली। यार कितने सारे वर्ड है इसमें, इंटरवेंशन इसका कीवर्ड है, साइक्लिकल इसका कीवर्ड है, इंप्रूवमेंट इसका कीवर्ड है, इस एक क्वेश्चन में तीन तीन कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ये तीन वर्ड्स नजर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, जज्बात बदल दिए एक ही पल में। 100% तो बहुत दूर होता है यार, तुम तो इस सिंगल से क्वेश्चन को, इस साधारण से क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो। तो साइक्लिकल होती है जो लगातार, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, PAOR, PAOR इसी में कवर होता है। ये क्या हो जाएगी, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज द राइट आंसर। ये तो आना ही आना यार, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हें आना ही आना है, लिख के दे सकता हूं, ये आना ही आना है, बात खत्म। अब तुम पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हारी इच्छा है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एरर्स। एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्ट लास्ट में आता है, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। आज मॉर्निंग की क्लास में हमने पढ़ा था ना इसको, मॉर्निंग की क्लास में पढ़ा था। सौ दिखा के ना एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है कि इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए। जिनको एक्शन रिसर्च का नहीं पता उनको अल्फा एरर कहां से पता होगा, है ना। मॉर्निंग में प्लस पे क्लास थी वो, प्लस में अनुपमा ने अभी अभी सब्सक्रिप्शन लिया है। अनुपमा वेलकम बच्चे। देखो एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एविडेंस मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो वो कौन सा होता है, वो अल्फा एरर होता है। ये अल्फा बीटा, बेटा 1 माइनस बीटा जो पावर ऑफ टेस्ट होती है, 1 माइनस अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस एरर होता है, और जो टाइप 1 एरर होता है वो अल्फा एरर होता है, दैट इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर
टाइप 1 एरर इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ ये था, ये सुबह की क्लास में था, ये हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, जब आप ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, मतलब फेल टू रिजेक्ट कर देते हो, तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, मतलब 1 माइनस अल्फा, और यहां पे होता है पावर ऑफ टेस्ट, जो करेक्ट डिसीजन होते हैं। और अगर एरर हो गया तो उसे प्रोड्यूसर रिस्क, अल्फा रिस्क और फॉल्स पॉजिटिव बोल देते हैं, और अगर टाइप 2 एरर हो गया तो वो कंज्यूमर रिस्क, बीटा रिस्क और फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था एनटीए की तरफ से, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूं, इस बार पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको बीटा एरर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? इस बार जो आपके 24 शिफ्ट आएंगे ना, डेफिनेटली उसमें आपको बीटा एरर से क्वेश्चन बन सकता है, सो इस वजह से अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अरे रिसर्च रिपोर्ट पे भी आएंगे यार, थोड़ा वार्म अप तो हो जाए, उसके लिए पहले थोड़ा माइंड तो चलना शुरू करे तुम्हारा। यार अगर जूम कर दिया तो पूरा क्वेश्चन ही देखेगा एक्चुअली। देखिए अब इसमें क्या करना था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग ढूंढ लो क्या होता है। इंडिपेंडेंट चांसेस ऑफ बीइंग इक्वल, मतलब ए को 2 से मिलाना था, बाकी सारी ऑप्शन अपने आप ही बन जाती। ए को आप लोगों ने 2 से मिलाना था, बाकी सारी ऑप्शन अपने आप बन जाती। स्नोबॉल सैंपलिंग है तो आप ये इसके सामने लिखा हुआ था, D4 के सामने लिखा हुआ था, इससे भी बन जाता। तो कोई भी एक ऑप्शन अगर आप फिक्स कर देते, अगर आप एक ऑप्शन भी फिक्स कर देते तो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन है वो बन जाता, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला था आप लोग। ये रहने दो, ये वाला पढ़ो। सुबह की क्लास में बच्चे कोर्स में एनरोल करो ना, आज ही पढ़ाया था ये भी आप लोगों को। प्लस पे कोर्स चल रहा है मेरा रिवीजन का, पेपर 1 का भी 2 का भी। कमेंट में आंसर मत लिखिए प्रभु, पोल इसी वजह से दिया जा रहा है कि वहां पे आप अपना नृत्य दिखाएं, यहां पे नहीं। देखिए अब ना बहुत ध्यान से पढ़ना, ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है जब आप एक से ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हो ना, एक से ज्यादा मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हो। फॉर्म ऑफ पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड और प्रॉब्लम, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन एटीट्यूड है, यहां से आप क्या समझते हो कि ये कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव चीज को यूज करता है, क्वालिटेटिव चीज को यूज कर रहा है, और क्वालिटेटिव में हम टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो आप सी को भी हटा के आंसर निकाल सकते थे, अदरवाइज आप इंटरव्यू तो लेते हो, आप ऑब्जर्व भी करते हो, और फोकस ग्रुप डिस्कशन भी होते हो। अगर सोशियोमेट्री आपको नहीं भी पता था, स्टिल यू कैन इजीली फॉर्म दिस क्वेश्चन, इजीली यू कैन फॉर्म दिस क्वेश्चन, आसानी से बनाया जा सकता। बट द पॉइंट इज अप्रोच सीखिए। जब तक अप्रोच, देखो ये बात भूल जाओ कि आप अप्रोच सीखे बिना 300 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बना लोगे, बस बात खत्म।
ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको, आपके पास कभी भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि आपको सब कुछ ही आता होगा। बहुत जगह पे आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है, अप्रोच लगानी पड़ती है। YouTube पे हर रोज 3 वीडियोस तो आ रही हैं मेरी भाई, और कितनी वीडियो दूं यार मैं। इसमें भी कीवर्ड है आप लोगों का एक 50 टॉपिक वाली वीडियो मैं कल बना दूंगा। कॉमर्स नेट अचीवर यूट्यूब चैनल का नाम है। अब इसमें पता क्या हुआ, अब सिर्फ अगर जब थ्योरी की बात होती है ना, थ्योरेटिकल एडवांस्ड विद एन आई ऑन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर जनरलाइजेशन, फंडामेंटल रिसर्च के जनरलाइजेशन के बारे में बात नहीं हो रही है यहां पर, अप्लाइड रिसर्च की बात, मतलब अप्लाई करने की बात हो रही है। थ्योरी तो ऑलरेडी बन चुकी है, उसको एक्सप्लोर करना, उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करने की बात होती है। मतलब वो आज YouTube पे वीडियो में पढ़ाया मैंने यार, ये फंडामेंटल, और YouTube पे पढ़ाया, पता नहीं अनअकैडमी पे पढ़ाया, कहीं पढ़ाया मैंने, आज ही पढ़ाया ये फंडामेंटल रिसर्च कौन सी होती है, अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है, और इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक तो पता नहीं कहां कहां पढ़ाता हूं और मुझे समझ ही नहीं आता मैंने कहां पे क्या पढ़ाया था। चलो ये वाला बनाओ। रिसर्च एथिक्स से 90% यही सेम क्वेश्चन आया। आज तक रिसर्च एथिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए ना, 90% ये क्वेश्चन आया, या इस तरीके का क्वेश्चन आया। बन गया। प्रभु कमेंट में आंसर मत कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, पोल इसी वजह से तो दिया जा रहा है कि वहां पे आइए आप। देखिए, जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो ना, तो वहां पर आपके जो एथिक्स होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, ऑब्वियसली बात है। और हाइपोथेसिस मेकिंग के लिए भी आप मतलब आप उसको यूज नहीं करते रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की जरूरत तब होती है व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद डेटा। जब डेटा एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन वो बात आती है ना, तब रिसर्च एथिक्स का रोल आता है। उस टाइम पे रिसर्च एथिक्स का रोल आता है। तो बीडी मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग, मतलब ये तो कंफर्म है ना। फाल्सिफिकेशन कहां पे करोगे, मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग बताओ। FFP आप बोलते हो ना कि सर ये होता है फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म। अब ये कहां पे आते हैं? फाल्सिफिकेशन किसका करोगे? डेटे का। फैब्रिकेशन किसको करोगे? डेटे को, टूल्स को। तो यहां पर रिसर्च प्रॉब्लम की, हाइपोथेसिस की तो कोई बात ही नहीं हो रही, एनालिसिस रिपोर्ट्स पे पहुंच रहे हो। यू आर अप्रोचिंग टू हाइपोथेसिस, यू आर अप्रोचिंग टू एनालिसिस, राइट? हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। यार तुम्हें समझ नहीं आता, आधी जनता को समझ ही नहीं आता। मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि कमेंट में आंसर मत करो, मत करो, मत करो। दिमाग कहां पे रखा है?
अगर तुम इस क्वेश्चन को भी गलत करते हो ना, अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि सर हिंदी नहीं है। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हारे पास ओनली एक्सक्यूज है पेपर में पास ना होना। तुम्हारे पास ओनली एक ही एक्सक्यूज है, पेपर में पास ना होना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी सामने है, दिख भी रहा है, पोल भी सही चल रहा है, हिंदी भी चल रही है। अब आप, सिंपल सी बात है कि अब आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं है। पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, पेपर में कुछ आना जाना है नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर रहे। बात कर रहा हूं, कितने सिंपल सिंपल शब्द हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व, मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और उन वेरिएबल में आप क्या करते हो, उनको मैन्युपुलेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैन्युपुलेट करते हो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, कॉज एंड इफेक्ट। सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? अभी आए हुए हैं यार, कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं तो हैरान हूं। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। पहले आप मिल जाते भाई, मैं 2.5 साल से यहीं पे हूं, पहले आना था ना यहाँ पे पढ़ने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अब अगर आप देखो ना, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? कंजेक्चरल स्टेटमेंट पोस्टुलेटिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स विद टू एडवांस द सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है हाइपोथेसिस की। क्या हुई है? डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई एक हाइपोथेसिस क्या होता है, एक हाइपोथेसिस क्या होता है वो लिखा हुआ है। और दूसरा पता क्या लिखा हुआ है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज प्रोवाइड बेस्ट एस्टिमेट। नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता, जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो बेस्ट प्रोवाइड करता है। जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपको बेस्ट मेथड प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी में बायसनेस आ जाती है। ये आपका बायस्ड अप्रोच होता है। तो जब बायस्ड अप्रोच होगा तो वहां पे आप बेस्ट रिजल्ट कैसे देख सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि बेस्ट रिजल्ट यहां पे होगा? ठीक है जी, चलिए अभी कुछ चीजें पढ़ते हैं हम। रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है? देखो सिंपल से तरीके से सब, बस अब इस टॉपिक पे आओ, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे लास्ट के 15-20 मिनट, आधा घंटा, तब तक ये टॉपिक पढ़ते हैं। चलो लीडर बोर्ड देख लो भाई, शांति मिल जाएगी। रीमा, नेहा, बोधिस्विता, शमा, धारा, विशाल, सुख, आंचल, अनुष्का और नंदिनी। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी भी सबने अच्छा ही परफॉर्म किया है। देखिए, राइटिंग है रिसर्च रिपोर्ट। अब जो रिसर्च रिपोर्ट है ना, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं या क्या क्वेश्चन आते हैं? रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने ए से लेके जेड तक रिसर्च की, जो भी आपने ए से लेके जेड तक रिसर्च की, उसको आप एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, ताकि उसको आगे प्रेजेंट किया जा सके, आगे उसको चेक किया जा सके, आगे उसको स्टडी किया जा सके। राइट? सिंपल। सो इट इज द लास्ट स्टेप। मतलब आप अपनी पूरी, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी आपने, उसकी आपने एक ऑटोबायोग्राफी लिख दी। उसी तरीके से जो रिसर्चर ने वो 2 साल या 4 साल रिसर्च की
और एंड में उसने पूरी रिसर्च को एक किताब की फॉर्म में, एक रिपोर्ट की फॉर्म में क्या कर दिया, लिख दिया। इट इज जस्ट अ समरी कि कैसे कैसे उसने सारी चीजों को कवर किया। द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन एन एकेडमिक स्टाइल, लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड नॉट जर्नलिस्टिक। अब यहां पे पता है क्या पॉइंट आता है, जब एक रिसर्चर है, देखो एक बात मैं बताता हूं, सपोज करो एक टाइम फ्रेम लगा लेते हैं कि रिसर्चर ने यहां से रिसर्च करनी शुरू की, ठीक है जी, उसके बाद फिर वो ऐसे 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 अलग अलग स्टेजेस से कवर करते करते यहां पे पहुंच गया जहां पे उसने अपनी रिसर्च को क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उसने सिर्फ एक ही जगह पे डाटा कलेक्ट किया होगा, उसने कुछ चीजें यहां पे नोट की होंगी, कुछ चीजें यहां पे नोट की होंगी, कुछ यहां पे नोट की होंगी, कुछ यहां पे, मतलब उसका जो पेपर वर्क है वो तो लगातार चलता रहा होगा ना, वो तो कभी बंद नहीं हुआ होगा। जो उसका पेपर वर्क है वो तो हमेशा चलता रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने हवा में ही डाटा कलेक्ट कर लिया या सब कुछ उसने दिमाग में रख लिया। हाँ, अब ये जो फॉर्म है ये रिसर्चर सब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जैसे सही लगता है वो चीजों को वैसे लिख सकता है उस तरीके से। बट जब रिपोर्ट में वो चीजों को प्रेजेंट करेगा, फाइनल रिपोर्ट में आएगा, तो ये एज पर प्रेस्क्राइब्ड मैनर ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड मैनर ही होनी चाहिए, जो कि मतलब जो जिस तरीके से होना चाहिए, जो अप्रोच मतलब जो दे रखा है अथॉरिटीज ने, जो बता रखा है कि भाई इस तरीके से होनी चाहिए, एकेडमिक फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो ये वाली स्टेजेस से वो अपने हिसाब से लिख सकता है, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, उसने प्रेजेंट तो रिपोर्ट करनी है ना, उसने अपने वर्किंग नोट्स प्रेजेंट नहीं करने। तो जब ये आप थीसिस लिखोगे, जो आपकी डिसर्शन लिखोगे, उस टाइम पे फिर वो प्रॉपर उसको क्या करेगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लिखेगा। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव साइमोर शुड बी अवॉइडेड। अब ना एक बात समझ लीजिए, इसमें ना आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं डालते, समझ रहे हो ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहानियां डाल रहे हो, टू द पॉइंट होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। कोई आपकी वो बंदा जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहा है ना, वो आपकी रिसर्च जानना चाहता है, वो ये नहीं जानना चाहता कि आपने कितनी कहानियां डाल रखी है। अपनी प्रधानगी नहीं डालनी है, सीरियस तरीके से लिखना है। जैग्रॉन्स ऑफ ऑल काइंड शुड बी अवॉइडेड, उसमें कोई जैग्रॉन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब लकीर का फकीर, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, जितना सिंपल तरीके से लिख सकते हो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आई वी, द रिपोर्ट शुड बी मोर इम्पर्सनल, आई वी कम होना चाहिए, मतलब पर्सनल कम होनी चाहिए, स्लैंग्स वगैरह नहीं यूज करने चाहिए। Sometimes the current respect use the data of research conducted in the past. In the case, it better to past tense than present tense. अगर कोई past का डाटा है, उसको past tense की फॉर्म में ही कवर किया जाना चाहिए, past tense की फॉर्म में ही वो आप लोगों का कवर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेसिक सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रिकॉशंस, जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप मेन ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा अपने दिमाग में रखोगे कि जो मेरी रिसर्च है उसका मेन बेस क्या है, मैं क्यों रिसर्च कर रहा हूं, या मैं कौन से ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपका मेन ऑब्जेक्टिव कहां पे होता है, आपकी रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू ascertain the impact of social media on students progress, है ना, इस तरीके से होता है। एक सेकंड,
सॉरी। तो यहां पर क्या है कि डेटा शुड बी स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एंड मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट। मतलब आप ये सोचिए कि आपकी भाई आने अकेडमी से कॉल था यार, कुछ भी मतलब दिमाग तुम्हारा ना बाहर निकाल के ना यहाँ पे नीचे लिटा लिटा के पीटूंगा तुम्हें। सिंपल होनी चाहिए क्योंकि वो रिसर्च रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है, उस रिसर्च रिपोर्ट को बाद में दूसरे लोगों ने भी पढ़ना है। इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है, मैं पढ़ रहा हूं कोई सामने से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी पर देख रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा हूं या कोई सस्पेंस कोई साउथ की थ्रिलर मूवी देख रहा हूं कि पता नहीं अब क्या होगा अब क्या होगा, हर पेज पे एक सस्पेंस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, चीजें क्लियर होती चले। सैंपल साइज शुड बी एडिक्वेट, ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं। टेक केयर बिफोर जनरलाइज द सैंपल स्टडीज और गिव ड्यू अटेंशन टू सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। तो जो भी चीजें मतलब इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें सामने होनी चाहिए। अब देखो आपकी जो रिपोर्ट है ना ये प्रेजेंटेशन में होती है, मतलब ओरल और रिटन रिपोर्ट। ओरल हो सकता है बट हम यूज नहीं करते, 99% छोड़ दो, अब 100% की बात करते हैं कि हम किस पे रिलाई करते हैं, रिटन रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। कोई नहीं प्रेफर करेगा ओरल रिपोर्ट के लिए, क्योंकि कितना मतलब मैं रिसर्च पढ़ना चाहता हूं तो मैं बंदे को रिसर्चर को फोन करूंगा, यार आना मेरे घर अपनी रिपोर्ट सुनाना मेरे को, यार मेरा दिल कर रहा है रिसर्च करनी है, मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू में तेरा नाम डालना है। वो बंदा वहां से आएगा 400 किलोमीटर से मेरे घर पे, मेरे को आके सारी रिसर्च रिपोर्ट सुनाएगा क्या? तो इस वजह से हम ओरल को तो प्रेफर ही नहीं करते हैं, ओरल को तो हम प्रेफर ही नहीं करते हैं। रिटन है ठीक है भाई, मेरे को मेल करते, मैं मेल में भी उसको पढ़ लूंगा, समझ रहे हो ना। वैसे भी ओरल अब भूल जाओगे तो ये सारी चीजें इसके अंडर कवर नहीं आती। तो इस वजह से ये, क्योंकि ये प्रूफ होता है, इसको प्रूफ भी बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ है, ऑब्वियसली बात है। रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट, देखिए वैसे तो आपको रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट आजकल नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग का पॉइंट, एक होती है बॉडी और एक होता है एंडिंग पॉइंट। जैसे आप एक नॉर्मल किताब लिखते हो, एक पूरी कहानी लिखते हो, आप एक पूरी कहानी लिखते हो, उसमें वही चीज होती है कि ठीक है पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आप उसकी राम कहानी डाल देते हो और एंड में उसको क्या कर देते हो, कंक्लूड कर देते हो। जैसे लेटर होता है ना, जैसे वो होता था ना स्कूल टाइम पे आप लिखते थे, ठीक है, जैसे टू प्रिंसिपल, हम नहीं आएंगे स्कूल, ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, और यहां पे होता था सब्जेक्ट मुझे नहीं पता ये। तो ये जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लिख देते हो रिस्पेक्टेड, दिल से तो कोई रिस्पेक्ट होती नहीं है, बाद में फिर भी लिखना पड़ता है रिस्पेक्टेड सर, चाहे बंदे का मुंह देखने को दिल ना करे, बट क्लास में इसमें लिखना पड़ता है रिस्पेक्टेड सर आई एम दिस दिस दिस। ये जो होता है ये सेकंड पार्ट होता है जिसको आप बॉडी बोल देते हो, ये जहां पे आप पूरी राम कहानी लिखते हो। लास्ट में आप अपने आप को बहुत फील दिलाते हो, यू आर ओबीडेंट, चाहे घर वालों की कभी बात ना मानी हो, यहाँ पर यू आर ओबीडेंट, यू आर फेथफुल, यू आर पता क्या क्या लिख देते हैं और उसमें फिर आप पूरा लिखते हो। तो ये वाला आपका एंडिंग पोर्शन होता है, दिस इज यूर एंडिंग पोर्शन। तो इसी तरीके से ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट होती है, जहां पर आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है, फिर उसके बाद टेक्सचुअल बॉडी होता है और फिर तीसरा होता है रेफरेंस, ठीक है जी, ये वाला। तो 3 पॉइंट्स होते हैं, इसको हम कवर करते हैं। अब देखो टाइटल पेज क्या होता है, अब इसको ना सिर्फ समझना है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि ये रटने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है, दिमाग में बिठाने वाली चीज है। अब जो टाइटल पेज होता है, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे बिल्कुल फ्रंट पेज होता है, जैसे आप समझते हो ना, जैसे ये फ्रंट पेज होता है ना, फ्रंट पेज पे, या ये नहीं बोल सकते आप, ये फ्रंट पेज बोल सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला फ्रंट पेज पे जिसपे टाइटल होता है, नाम लिखा हुआ होता है, तो ये बाकी जो चीजें लिखी होती है ना, रिसर्चर का नाम होता है, पर्पस होता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन होता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे लिखी हुई होती है, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा कि टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी आपका रिसर्च का मतलब होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो नेम ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर अपना नाम लिखेगा और फिर वो उस रिसर्च रिपोर्ट का पर्पस, मतलब डेफिनेटली यार आप में से 100 में से 90 नहीं, 100 में से 100 बच्चों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में रिसर्च रिपोर्ट बनाई होगी, वो अलग बात है कैसे बनाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजी पीजी करके आए हो तो इसका मतलब लाइफ में एक बार आपको पक्का प्रोजेक्ट मिला होगा जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिया होता है।
सिंपल तो वही होता है। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन होता है, कौन सी एबीसी यूनिवर्सिटी, XYZ यूनिवर्सिटी जो भी होती है, तो वो स्टार्टिंग में आप लिख देते। उसके बाद आता है प्रीलिमिनरी सेक्शन। ये प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है, चलो मैं आपको किताब पे समझाता हूं। ये प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है जहां पर ये सारी चीजें आती हैं, समझ रहे हो ना, जैसे कंटेंट होता है, ये वाला होता है, प्रीफेस होता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह की सारी चीजें आती हैं, वो चीजें आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइटल पेज, ठीक है, जो आपने टाइटल पे लिखा हुआ है, प्रीफेस एक्नॉलेजमेंट, फिर आप एक्नॉलेजमेंट करते हो, उस बंदे को एक्नॉलेज करना पड़ता है जिसने तुम्हें एक पैसे की हेल्प नहीं की होती, बस उसका नाम होता है कि मैंने इसके अंडर काम किया। कोई कुछ नहीं हेल्प करता, वो तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर रहा होता, फिर भी उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि भाई इस बंदे ने के अंडर मैंने काम किया है, इस बंदे को मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। टेबल ऑफ कंटेंट, अब टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है जो भी आप लिख रहे हो वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स आ जाता है। अब यहां पर एक और चीज समझ लीजिए बच्चे, हमें जब स्कूल टाइम पे थे ना, तो हमें एक दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज रखा गया था कि होता है कि इंडेक्स होता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है। हम ये समझते हैं कि जो स्टार्टिंग में होता है ना वो इंडेक्स होता है। एक्चुअली हमें शुरू से ही गलत में पढ़ाया गया, हमें शुरू से ही गलत पढ़ाया गया। जो स्टार्टिंग में होता है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ये स्टार्टिंग में होता है, और जो एंडिंग में होता है वो इंडेक्स होता है। एंडिंग में क्या होता है, इंडेक्स में वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, कुछ की टर्म्स लिखी हुई होती है, कौन से पेज पे कौन सी होती है, ऐसा करके, ठीक है जी। ग्लॉसरी, हाँ इसमें ग्लॉसरी वगैरह भी आ जाती है, ये सारी चीजें इसके अंडर कवर हो जाती है, रेफरेंस वगैरह यहां पे हो जाते हैं। तो इस वजह से जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो स्टार्टिंग में होता है, और यहां पर जो टेबल ऑफ फिगर्स है और टेबल्स मतलब लिस्ट ऑफ टेबल, जो आपने टेबल बनाए हैं, जो आपने फिगर्स वगैरह बनाई है, वो सारी चीजें इसके अंडर होती है। अब कितने बच्चों को आज पता चला कि इंडेक्स स्टार्ट में नहीं होता, लास्ट में होता है? कितने बच्चे हैं जिनको आज पहली बार पता चला कि जो इंडेक्स होता है वो क्लास पेज बुक की स्टार्टिंग में नहीं होता है, या रिसर्च रिपोर्ट की स्टार्टिंग में नहीं होता, और जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है। अब कोई भी अच्छी किताब, कोई स्टैंडर्ड किताब होगी ना कुछ अच्छे पब्लिशर्स की, तो उसको देखिए, उसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट ही लिखा हुआ होता है। शायद इसमें भी लिखा होगा, अगर है तो ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैसे नजर तो नहीं आ रहा होगा बट कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वो कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट कुछ भी बोल सकते हो कि कौन सा पेज कहां पे होता है, कौन सा पेज कहां पे होता है, वो ऐसा लिखा हुआ। अब ये देखो, ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। आपकी पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है कि पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, वो इसके अंडर बेसिस होती है। अरे भाई मेरे को ऑर्डर मत दिया करो यार, समझ रहे हो ना, तुम यहां पढ़ने आए हो ना, तो मेरे हिसाब से पढ़ा करो, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से पढ़ना होता है तो किताबों से पढ़ा कर। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट को क्या हुआ है, एक प्रेजेंटेबल वे में दे रखा है, ताकि जहां पे आप सपोज करो आप देखना चाहते हो, इंडस्ट्री की प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो आप पूरी किताब ढूंढोगे कि भाई किसमें क्या आता, किसमें क्या आता, नहीं भाई, यहां पे पेज नंबर लिखा होगा, सपोज करो 67 लिखा हुआ है, डायरेक्ट जाओ 67 पे जाके उसको चेक कर लीजिए। समझ रहे हो ना, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। लेट मी जस्ट चेक, ओके, हाँ ये वाला हो गया कंटेंट। किसी के पास इंडेक्स की फोटो है, कोई किताब हो आपके पास उसमें इंडेक्स हो, वैसे मुझे ढूंढनी पड़ेगी कोई क्लास जिसमें कंटेंट लिखा हो, इंडेक्स ये होता है। देखो ये वही चीज होती है, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है, जैसे पेज नंबर इस पे लिखा हुआ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक साइड पे टाइटल लिखा हुआ होता है, एक साइड पे पेज नंबर लिखा हुआ होता है, ताकि डायरेक्ट आप वहां पे जाओ, उसको क्या करो, चेक करो, डायरेक्टली रेफर किया जा सकता है। ओके, धारा बोल रही है, मैंने दोनों भेजे। ओके, लेट मी जस्ट चेक, इंडेक्स भी दिखा, अभी प्रैक्टिकली दिखा देता हूं आप लोगों को। हाँ ये लास्ट में होता है, ये हमेशा लास्ट में होता है, समझ रहे हो ना, जैसे ये वाली चीज, ये देखो, ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड होती है कि ये वाला कौन कौन से वर्ड पे होगा, ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो चैप्टर 1 होता है, जिसमें आप सारी चीजों को फिक्स कर देते हो, स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंट हो, मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तक ये सारा होता है। इंट्रोडक्शन इन सेक्टर, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये सारा होता है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये सारी चीजें कवर हो जाती है।
क्या हो जाती है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये सारी चीजें आप लोगों की क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती है। उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टडी। अब देखिए आप लोगों को मैं एक और चीज बताता हूं, जब आप, मुझे नहीं पता आप लोगों के टीचर्स ने आपको ये चीज उस टाइम पे बताई थी, रिसर्च रिपोर्ट, जो आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो ना उसका एक वाइवा होता था, जिसको आप ओरल टेस्ट भी बोल देते थे, समझ रहे हो ना। जब आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करवाते थे तो सामने वाला टीचर होता था, वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को देखता था, पढ़ता था, है ना, और उसके बाद आपका एक वाइवा होता था। अब जब हमारे कॉलेज में होता था या हमारा जो भी होता था, तो हम वाइवा में बेसिकली क्या पूछा जाता है, अगर आप एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो तो दैट इज द मेन कंटेक्स्ट, कहां से आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब हम बच्चों को बोलते थे कि आपका कल वाइवा है ना, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से पढ़ के आइए, कहने का मतलब वो आपसे पूछेंगे कि आपका सैंपल क्या है, आपका, आपने कितने लोगों से रिसर्च स्टडी किया, कौन सा टूल यूज किया, तो वो चीजें ज्यादा पूछते हैं। क्यों, क्योंकि ये मतलब वाइवा को आप ये बोल सकते हो, दैट इज, इसको आप बोल सकते हो, दिस इज फॉर्मल बेइज्जती, है ना। वाइवा यही होता है, फॉर्मल बेइज्जती, मतलब आपको एक फॉर्मल तरीके से आपकी बेइज्जती की जाती है। इनफॉर्मल तो नहीं होता, फॉर्मल है, क्योंकि वाइवा के बिना 20 नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब ये समझ लो कि आपको 20 नंबर के लिए अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है, बात इतनी सी होती है। तो इस वजह से वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से जो आप लोगों ने एक्चुअली प्रोसेसिंग किया, जो आपने टूल्स यूज किए, जो आपने डाटा कलेक्शन किया और उसको आपने अप्लाई किया, वो आपका किस में आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है, और वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक्स वगैरह, जो भी आप डाटा कलेक्शन टेक्निक्स वगैरह यूज कर रहे हो, है ना, वो सारी चीजें क्या की जाती थी, यहां पर इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है जी, इज इट क्लियर। चलिए, उसके बाद आता आपका इंट्रोडक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब नॉर्मल से पॉइंट्स आएंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते थे, आप अपना एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बारे में, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में, है ना, वो सारी चीजें क्या करते हो, यहां पर आप प्रोवाइड कर देते हो। उसके बाद आपका आपका मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी में आपकी पूरी जो राम कहानी जो आपने लिखी, किस कहां से डाटा लिया, कितने लोगों को आपने स्टडी किया, कितने लोगों का आपने दिमाग खाया, कितने लोगों ने आपको गालियां दी, ये सारी चीजें नहीं लिखी होती। बट हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है कि हाँ, आई गो टू दैट पर्सन, उससे डाटा कलेक्ट किया इतने को, मतलब समझ रहे हो। कुछ तो ऐसे होते हैं बेचारे का मतलब डाटा कलेक्ट होता ही नहीं है खुद से ही, मतलब आप खुद ही अपने क्वेश्चन में फिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये है, पहले में ये लगा दी, दूसरे में भी लगा दी, तीसरे में सी, कुछ ऐसे होते हैं, मतलब जबरदस्ती तरीके से जो क्या करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में लास्ट में आपको दिया जाता है लिमिटेशंस की आप फर्दर प्रोसेस करते हो उसको, आप क्या करते हो उसको फर्दर प्रोसेस के लिए, मतलब आप क्या दे देते हो कि भाई यहां पर इतनी सारी मेरे को लिमिटेशंस देखने को मिली है, तो इनको रिमूव किया जा सकता है, इन लिमिटेशंस पे काम किया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ताकि आपके बाद अगर कोई बंदा उस रिसर्च का पार्ट बनना चाहता है, आपके बाद कोई बंदा रिसर्च करना चाहता है, तो उसे पता रहे कि मुझसे पहले भी कोई था जिसने इस पे रिसर्च की थी और उसने इस सारी चीजों के बारे में बताया। उसके बाद आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये सिंपल होता है, जहां पर आप पूरा अपना टेबल वगैरह बनाते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, फिगर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये सारा जो भी आप टूल्स वगैरह लगाते हो वो सारे यहां पे आते हैं, जो टूल्स वगैरह यहां पे लगाते हो तो वो सारा कुछ यहां पे आ जाता है। उसके बाद कंक्लूड कर देते हो, डिस्कशन आता है और मेन फाइंडिंग्स। और कई बार फाइंडिंग्स भी पूछते हैं, फाइंडिंग्स भी वो आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी फाइंडिंग क्या है। ठीक है, फाइंडिंग क्या है सर, देख लो लिखी तो हुई है। हमारे जैसा तो यही होगा, रिसर्च रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में, जो तुमने पढ़ना पढ़ लो भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो। 6 महीने से रिसर्च रिपोर्ट बना रहा हूं, आज तुम मुझसे 10 मिनट में सारी रिसर्च रिपोर्ट पूछ रहे। लिख रखा है सर, पेज नंबर 86 पे खोलो, सारी फाइंडिंग लिख रखी है, 87 पेज पे शॉर्ट कमिंग्स भी दे रखी है, बिब्लियोग्राफी देखनी है 89 पेज पे, वो भी दे रखा है। तो ऐसे ही करता बंदा, परेशान हुआ और क्या करेगा। तो इस वजह से तो ये भी आएगा, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, अपेंडिक्स वगैरह आता है, ये सारी चीजें अभी पढ़ने, अभी तो शुरू किया है, अभी रिसर्च रिपोर्ट लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, घबराओ मत। उसके बाद आता है चैप्टर 5। अब जो चैप्टर 5 होता है ना, इसमें आप लोग क्या करते हो
ये जो जैसे अपेंडिक्स क्वेश्चनर ये लगा देते हो, और अपेंडिक्स क्वेश्चनर फॉर द मैनेजर, जो मतलब वो चीजें होती हैं जो आपकी रिसर्च का रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती, बट उसके बेसिस पे आपकी रिसर्च रिपोर्ट बनी हुई होती है, अपेंडिक्स वहां से आता है। समझ रहे हो ना? जैसे आपको एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी आया था कि जो क्वेश्चनर होते हैं उसको आप कहां पे फिक्स करते हो, जो आप क्वेश्चनर बनाते हो ना उसको कौन सी जगह पे रिसर्च के कौन से मतलब एंड में कहां पे दिखाया जाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन था टेबल ऑफ कंटेंट में, वो क्या बिब्लियोग्राफी में, अपेंडिसेस में, कहां पे दिखाया जाता है। तो वो अपेंडिक्स या अपेंडिसेस CS से भी बोला जाता है, इसको एक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप उन सारी चीजों को मेंशन कर देते हो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा चीजें यहां पे होती हैं, तो वो यहां पे आप लोग क्या कर देते हो, उसको मेंशन कर देते हो। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं यहां पे आप एक्स्ट्रा मेंशन कर देते हो। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट और एक होता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ टेबल आप दोनों जगह पे दिखा देते हो, कई बार हम इसको आगे भी दिखा देते हैं, कई बार हम इसको पीछे भी दिखा देते हैं। मतलब आपने जितने टेबल बनाए हुए होते हैं ना, आप मेंशन कर देते हो कि 1.4 पे कौन सा टेबल है, 1.6 पे कौन सा टेबल है, 1.8 पे कौन सा टेबल है, तो वो सारी चीजें किसके अंडर आ जाती है, लिस्ट ऑफ टेबल्स में कवर हो जाती है। लिस्ट ऑफ फिगर्स सिंपल है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्टार्टिंग में होता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जब आप किसी को एक्नॉलेज करते हो, क्या करते हो, एक्नॉलेज करते हो कि भाई हाँ ठीक है मैं एक्नॉलेज करता हूं, क्रेडिट देते हो, सिंपल सी बात है। थैंक यू करना कि सर, मतलब दिल में से तो ऐसा होता है कि भाई तेरा नाम तक ना लिखो, बट फिर लिखना पड़ता है, माय रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डिश डिश डिश, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि मुझे इनकी गाइडेंस में काम करने की का मौका मिला। मतलब अंदर से तो गालियां निकल रही होती हैं, समझ रहे हो ना, अंदर से वो वाली गालियां निकल रही होती है जो हम नॉर्मली नहीं देते, तब आप देते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बट अंदर रखते हैं और बाहर थोड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट में आता है कि मेरा एचओडी ने इतना हेल्प किया, ये इसने हेल्प किया, वो हेल्प किया, कि कोई हेल्प नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। मैं तो सोचा हूं मैं जब अपनी किताब लिखूंगा ना तो मैं खुद को एक्नॉलेज करूंगा, बस किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने खुद से की। आई वॉन्ट टू थैंक माई सेल्फ कि मैंने मेहनत की है, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, इस वजह से। उसके बाद इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आती हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या चीजों को मेंशन करते हो, आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, समझ रहे हो ना, कि आपकी रिसर्च कैसे होने वाली है, आपकी रिसर्च है वो कैसे होने वाली है, कि इस स्टेजेस में, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिकल तो बाद में आएगा ना, पहले आप थ्योरेटिकल चीजों को फिक्स करते हो, पहले आप क्या करते हो, आप थ्योरेटिकल चीजों को फिक्स करते हो, उसके बाद आप उस चीज को प्रैक्टिकल बेसिस पे करते हो, प्रैक्टिकल उसको एस्पेक्ट पे क्या करते हो, डिस्कस करते हो। रिसर्च डिजाइन, अब ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो अपनी पूरी रिसर्च को सामने रख के, अपनी पूरी रिसर्च को सामने रख के आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप पूरी रिसर्च करते हो कि हाँ भाई ये मेरी रिसर्च इस तरीके से होने वाली है, ये मेरी रिसर्च इस तरीके से होने वाली है, मैं इन इन चीजों को क्या करने वाला हूं, फॉलो करने वाला हूं। ठीक है, तो आगे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब जब आप अपने पूरे डाटे की नाम कहानी लिखते हो, उस पर टूल्स वगैरह लगाते हो, तो वो आपका कहां पे आ जाएगा, डाटा एनालिसिस में आ जाएगा। समरी और कंक्लूजन, ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं पहले भी। रिकमेंडेशन और सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, अब ये सबसे लास्ट में आता है, मतलब ये ना डाटा एनालिसिस के बाद जो लास्ट, मतलब समझ रहे हो ना, एंडिंग पार्ट होता है, वहां पे आता है रिकमेंडेशन। मतलब आप जैसे सपोज करो आप कुछ रिकमेंड कर देते हो, ठीक है, कि कल को कोई और बंदा आएगा रिसर्च करने के लिए, तो मैं उसको ये रिकमेंड करता हूं, और फर्दर रिसर्च, और कुछ किताबों के नाम दे देते हो ऐसे सामने वाले का दिमाग खराब करने के लिए, भाई ये भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना, तेरी रिसर्च अच्छी हो जाएगी। मतलब आपने अपनी रिसर्च कर ली भाई, ठीक है, सामने वाले का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तेरे को सजेशन फर्दर रीडिंग देने की क्या जरूरत है, तेरी रिसर्च खत्म होगी, निकल ले। अब जो आ रहा है वो बेचारा उसका लिटरेचर रिव्यू किया और बोला यार 15 किताबों का नाम तो इसने लिख दिया, मैं कहां से पढ़ने बैठूंगा इतनी सारी किताबें, सोचता यार टॉपिक ही चेंज कर लेते। मतलब फालतू में फर्दर रिसर्च, भाई तूने पढ़ी ही नहीं है तो क्यों फालतू में, ऐसे टॉपर भी करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, लाइफ में इस चीज को याद रखिएगा, कल आपको कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, झूठ मत बोलना यार, जो सच है सिर्फ वही बोलना।
आप नेट की तैयारी कर रहे हो, कल आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, कहीं पे भी कुछ करने का। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हो ना, जब लोग आपकी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए ना, तो वो आप पे ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग उनको वही सच बताइए वो कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को खुद बताया, कुछ लोग बोलेंगे सर हम 18 घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे पढ़ते थे। अबे निकल ले यार, तेरा तो ऐसी कोटा में हुआ होगा जेआरएफ जो इतनी बड़ी छोड़ रहा है कि सर 18 घंटे पढ़ रहे थे, 20 घंटे पढ़ रहे थे। तो जो टॉपर होते हैं ना, उनकी हर बात पे भी भरोसा नहीं करते, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, आप इंटरव्यू देखो, उसमें से जो चीज आपको प्रैक्टिकली सही लगती है ना, आप उस चीज पे भरोसा करो। ठीक है ना। मैंने भी यहां पे आपको पता ऑल इंडिया रैंक 1, 2 हमारे बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। अनअकैडमी पे और कोई नहीं आया, हमारे बैच में से 2 ऑल इंडिया रॉकर रैंकर फर्स्ट आए थे, एक कॉमर्स में और एक जो कंपैरेटिव स्टडी का आया था। वहां पे हमने इंटरव्यू भी किया था, ज्योति पुनिया का मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उनको इंटरव्यू से पहले भी यही बोला था कि आप वही चीज बताइए जैसे आपने किया। आप वो इंटरव्यू देख सकते हो, उन्होंने बिल्कुल सच बात बताई है। उन्होंने हर चीज वही बताई है जो उस तरीके से उन्होंने मतलब क्या किया था, फॉलो किया था। तो इस वजह से, तो जब आपको बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम इस बंदे को फॉलो करेंगे, मैंने भी खुद इंटरव्यू में यही बोला था। मेरी भी इंटरव्यू है 2 साल पुरानी, मैंने भी जो जिस तरीके से पढ़ाई की थी सेम टू सेम वैसा ही बताया था। हाँ, वो अलग चीज है कि उस टाइम पे प्रिपरेशन का तरीका कुछ और होता था, एनटीए ने प्रिपरेशन का तरीका कुछ और बदल दिया। अब वो वाला तरीका पूरा तो अप्लाई नहीं हो सकता, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत सारी चीजें। ठीक है जी। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। फर्दर रीडिंग हो जाता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। अब यहां पर 2 चीजें आ जाती हैं, पहले अब इसको दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक होता है रेफरेंस और एक होता है बिब्लियोग्राफी। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों चीजों के बारे में समझ नहीं आता कि सर रेफरेंस क्या होता है और बिब्लियोग्राफी क्या होता है। मतलब पूरी रिसर्च पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रेफरेंस क्या होता है और बिब्लियोग्राफी क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस बताता हूं। और बहुत सारे बच्चे जो समझते हैं सर ये सेम ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, इसमें कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब पहले आप इसको देखिए, बिब्लियोग्राफी होता है मतलब किताबों की लिस्ट। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है किताबों की लिस्ट। ऑल द सोर्सेज, सारे सोर्सेज विच हैज बीन कंसल्टेड, जो आपने कंसल्ट किए, जिसको आपने चाहे 1 पेज भी पढ़ा, किसी का 2 पेज भी पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी किताबें जो आपने उस रिसर्च करने के समय इस्तेमाल की थी। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी रिसर्च है। जैसे सपोज करो आप रिसर्च करने से पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको रिसर्च करना नहीं आता, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो। अब उसको मेंशन करोगे बट आप, वो रेफरेंस नहीं है, क्योंकि रेफरेंस का मतलब वो होता है जो आपने मेंशन किए होते हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, जो मेंशन्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, वो मेंशन्ड होते हैं। ये मैं आपको बाद में बताता हूं। समझ आया? मैं आपको इसको डिफरेंस से समझाता हूं। चलो, इसके साथ अगर समझ नहीं भी आया तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं, इससे समझ आ जाएगा। ये वाला देखो, बेसिस फॉर कंपैरिजन। रेफरेंस का मतलब जो आपने एक्चुअली रेफर किया है, जो आपने साइट किया। इंप्लाइज द लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट हैज बीन रेफर्ड इन द रिसर्च वर्क, मतलब जो एक्चुअली यूज किए गए हैं, जिसको आपने कहीं ना कहीं रिसर्च में मेंशन किया, जिसको आपने यूज किया है, जिसको आपने मेंशन कर दिया। और ये क्या है, ऑल द मटेरियल विच हैज बीन कंसल्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क, वो हर चीज जो आपने कंसल्ट की, जो आपने कंसल्ट किया। जैसे आप ऐसा समझ लो, देखो देखो, मैं अभी मेरे पास नई शक्ति आई है, मैं एकदम से गोल गोल चक्कर लगा सकता हूं। ये देखो, अब ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा गोला है, ये क्या है, ये बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी मतलब वो हर चीज जो आपकी रिसर्च में आपने
देखी है, पढ़ी है, समझी है, हर चीज। और उसमें से जो एक्चुअली आपने रिसर्च में रेफर किया या वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट में आपने मेंशन किया है, वो आपका रेफरेंस हो जाएगा। दैट विल बी योर रेफरेंस। रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी जिसको आपने अपनी रिसर्च में साइट किया है, जो रेफर किया है। इज इट क्लियर? तो यहां पे तो ये वाला जो बीच वाला गोला है वो रेफरेंस का है, और ये जो बड़े वाला गोला है वो बिब्लियोग्राफी का है। अभी और समझते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेटिक्स और न्यूमेरिकल, इसमें अल्फाबेट्स के साथ नंबरिंग करनी जरूरी होती है। बिब्लियोग्राफी में सिर्फ अल्फाबेट्स लगा सकते हो, क्योंकि रेफर किया है ना, तो नंबर लगाना भी जरूरी है और उसके साथ अल्फाबेट्स को लगाना भी जरूरी है। ओनली इन टेक्स्ट साइटेशन दैट हैज बीन यूज्ड इन, अब देखो इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब क्या हुआ, जो आपने एक्चुअली में साइट किए हैं, मतलब जो आपने वहां पे मेंशन किए हैं कि ये किताब का ये नंबर पेज मैंने लिखा हुआ है, साइट। और यहां पर इन साइट तो आएगा ही आएगा, और अदर सोर्सेस जो आइडिया जनरेट करने के लिए भी यूज किए गए, जो अदर आइडियाज को जनरेट करने के लिए भी यूज किए गए। एक सेकंड, चलिए। अब ये ऐसा होता है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आजकल तो देखो ये आपके रेफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। रेफरेंस का मतलब जो आपने मेंशन किया हुआ है ना, ठीक है, पेज नंबर 116 आप लोगों ने यूज किया, जो आपकी रिसर्च का पार्ट है। जैसे आजकल बिब्लियोग्राफी की जगह पे क्या आ रहा है, वेबलियोग्राफी आ रहा है, मतलब आपने इंटरनेट पे कैसे यूज किया। बिब्लियोग्राफी तो किताब हो सकता है, वेबलियोग्राफी का मतलब आपने ऑनलाइन कौन से रिसोर्सेज को यूज किए, इंटरनेट से आपने कितना सारा डाटा है, कौन कौन सी वेबसाइट को आप लोगों ने यूज किया, राइट। तो ये इसके अंदर आ जाता है। A reference can be used to support an argument। अब आप बिब्लियोग्राफी को अपना आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है कि आप बिब्लियोग्राफी को अपना पॉइंट सॉल्व, मतलब अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी किताब लेके जाओगे क्या, मतलब आप पूरी किताब लेके जाओगे क्या, आप अपनी रिसर्च को क्या करना चाहते हो, एविडेंस मतलब उसका देना चाहते हो, तो पूरी किताब लेके जाओगे, बट रेफरेंस में आप उसको दिखा सकते हो। यू कैन शो इट इन रेफरेंस, समझ रहे हो ना। देखो, साइटेशन आर मीन टू डायरेक्ट रीडर टू वर्क साइटेड इन द वर्ड, ये भी स्लाइड बहुत अच्छी है। सोर्सेज साइटेड नीडेड टू बी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, यूज्ड इन स्कॉलरी पेपर, एंड दिस इज एपीए स्टाइल फॉर रेफरेंस कॉल्ड वर्क साइटेड लिस्ट। वर्क साइटेड लिस्ट इसको बोल दिया जाता है। इज इट क्लियर? दूसरा, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि वो मेंशन किए हैं, वो पढ़े होंगे, वो देखे होंगे, दैट्स इट। साइटेशंस आर इंक्लूडेड इन सजेशंस वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे सुजेस्ट करते हो आप कि यार मैं ये सजेशन देता हूं कि कल को कोई बंदा आएगा, वो ये रिसर्च किताब पढ़ सकता है, वो इस किताब को पढ़ सकता है, मतलब ये समझ लो यार बिब्लियोग्राफी पूरे का पूरा, जैसे आप समझते हो ना, आप किसी घर में जाते हो, जो वो पूरा घर है वो आपका बिब्लियोग्राफी है, और जिस कमरे में तुम ठहरे हुए हो वो तुम्हारा रेफरेंस है, दैट्स इट। वो पूरे का पूरा घर है, वो बिब्लियोग्राफी है, हर चीज उसमें मेंशन आ गई। और जहां तुम्हें बांधा गया है, बांधा नहीं गया, जहां पे तुम्हें रखा गया है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है, वो रेफरेंस हो जाएगा। और ये जो पूरा है वो बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। आई होप कि आप नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे। ठीक है जी, ओके। एक और टॉपिक है छोटा सा, इसके साथ ही मिलता जुलता, एक होता है फुट नोट और एक होता है एंड नोट। देखो नाम से पता चलता, फुट का मतलब जो पैरों में है, एंड नोट जो एंड में है, समझ रहे हो ना। ये मैं इसको आप ऐसे समझाता हूं, सपोज करो ये देखो, अभी मेरे को ना, मैंने ये ना जल्दी जल्दी पेज बनाने सीख लिए, देखो अब मेरे को ना बिल्कुल सीधा पेज बनाना आ गया, मैंने बहुत मेहनत की है इसको सीखने के लिए। अब ये देखो, अब मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूं। देखो ये आपका सपोज करो पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 3 है,
और ये आपका पेज नंबर 4 है। मतलब आपका एक पूरा चैप्टर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इस पेज पे आपने यहाँ पे कुछ मेंशन किया 1 2 3, मतलब आपने साइड पे लिख दिया, तो इस 1 2 3 को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे नीचे फुटर में। कहां पे? फुटर में नोट मेंशन कर दोगे, यहाँ पे फुटर में 4 5, मतलब ऊपर रेफरेंस, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा कि ये किताब यूज की है। इसमें ज्यादातर स्टार यूज किया जाता है, कई बार स्टार यूज करते हो, कई बार नंबर यूज कर लेते हो 1 2 3, ज्यादातर नंबर यूज करते हैं, बट कई बार स्टार भी यूज किया जाता है। वैसे पता नहीं, आप लोगों ने डेफिनेटली किसी न किसी किताब में ये जरूर देखा होगा। ये तो होता है फुट नोट जो हर पेज पे आता है। सपोज करो यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब ये सारे जो एंड में लिखे जाएंगे वो एंड नोट होते हैं, जो चैप्टर के एंड में होता है। जो चैप्टर के लास्ट में लिखे जाते हैं वो एंड नोट होते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, है ना, जो इस पेज के नीचे लिखा हुआ है ना वो आपका फुट नोट हो जाएगा। दिस इज अ फुट नोट एंड दिस, और जो जब चैप्टर आपका खत्म हो गया ना, एंड में लिख दिया आपने, वो आपके एंड नोट होते हैं। मतलब पर्पस सेम ही होता है, पर्पस सेम ही होता है, पर्पस में कोई फर्क नहीं है, बस चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर आप उसे सेम पेज पे नीचे लिखते हो तो वो आपका फुट नोट हो जाएगा, और अगर आप उसको एंड में लिखते हो तो वो आपका एंड नोट हो जाएगा। मतलब आपका एंड नहीं, मतलब उस चैप्टर का एंड नोट हो जाएगा, एंड नोट। तो पर्पस वही है कि उसमें कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो ये देखो, एवरी मॉर्निंग द यंग फिशरमैन वेंट आउट टू द सी एंड थ्रू हिज नेट्स इनटू वाटर। अब इसके साथ 1 नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ जो चीज होगी ना, मतलब ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है या इसके साथ मिलती जुलती चीज है, वो यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा, इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा फुटनोट क्या होता है, अब तो नहीं भूलोगे। देखो, फुटनोट रेफर्स टू सप्लीमेंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज, कि उस पेज के बिल्कुल नीचे होता है। फुटनोट सेम पेज पे होगा, हर पेज का फुटनोट अलग होता है। और एंड नोट का मतलब क्या होता है? एंड नोट का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द बुक और अ पर्टिकुलर सेक्शन, वो उस किताब के उस चैप्टर के बाद आ जाता है, या फिर उस वो जो पूरी किताब है उसके बाद में एंड में लिखा हुआ होता है। ये बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जमीन पे नीचे, यहां पे मेंशन किया हुआ होता है। और ये क्या होता है? एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड में। वो एंडिंग है वो ऊपर भी हो सकती है। सपोज करो एक पेज आपका यहां पे खत्म हो गया, तो फुट नोट यहीं, एंड नोट यहीं से शुरू हो जाएंगे ना। एंड नोट का तो मतलब ये हो गया कि जहां पे चैप्टर खत्म हो गया उसके साथ ही मेंशन है। वो चैप्टर चाहे पूरे पेज पे आ गया, एक पेज पे एक एंड नोट आ रहा है, और चाहे दूसरे पेज पे पूरे के पूरे 50 एंड नोट आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो लोकेशन का इससे कोई कंसर्न होता नहीं है। एंड एब्रीवेटेड एडिशंस टू इन टेक्स्ट एक्सर्ट्स, और यहां पे डिटेल्स ऑफ द रेफरेंस कोटेड, तो जो डिटेल होती है रेफरेंस कोटेड को, उसको क्या किया जाता है? यहां पे मेंशन किया जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? एक सेकंड, एक तो भाई इस क्लास में ना, फ्री क्लास में बच्चे इतनी फोटो भेज देते हैं, मैं कौन कौन सी फोटो ऐड करूं, कौन कौन सी ना करूं। 70 फोटोज आ चुकी हैं, 70 फोटोज। तो अब समझ लो यार, आप खुद, ये मुझे इस बात से मुझे खुशी भी होती है कि आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ हम सीख रहे हैं, है ना। ये भी चीज एक अच्छी लगती है कि हाँ आप लोगों के अंदर एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है कि हाँ सर हम भी अपने एंड से भी चीजों को क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। अपेंडिक्स में होता है जो आपका सप्लीमेंट मटेरियल होता है। ठीक है, सप्लीमेंट मटेरियल होता है। जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चनर है, अब आप जो आपका क्वेश्चनर है आप उसको अपेंडिसेस में दिखाओगे, क्यों? अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चनर का कोई कंसर्न नहीं है। जो चीजें डायरेक्टली आपकी रिसर्च का पार्ट नहीं बन सकती, रिसर्च की रिपोर्ट का पार्ट नहीं बन सकती, उसको आप अपेंडिसेस में दिखा देते हो। बट वो सप्लीमेंट होती हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से आप लोगों की उसने हेल्प की होती है, सप्लीमेंट तरीके से आप लोगों की उसने हेल्प की होती है। ठीक है जी, आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा, एक्स्ट्रा होगा। चलिए,
अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कल भी रिसर्च की टाइप है, कल राइटिंग स्टाइल कल करेंगे, एमएलए एपीए कल करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। अभी थोड़ा आधा घंटा एमसीक्यू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू किए थे, कुछ अभी कर लेते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड है वो एकदम से अच्छे तरीके से चलता रहे। रिसर्च रिपोर्ट ऑलमोस्ट हो गई है, बस थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल रह गए हैं, एपीए एमएलए वो रह गया, वो कल कर लेंगे। ये तो नहीं आता होगा आपको। ऐतिहासिक विधि, अबे अगर ऐसा सोचते रहे ना तो तुम्हारा जेआरएफ इतिहास बन जाएगा, बता रहा हूं। एक सिंपल कीवर्ड लिखा हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट इज फोकस्ड, उसमें वो ना उसको भी कॉलम कॉमा में डाला हुआ है, ताकि बच्चे का दिमाग अगर नहीं चल रहा तो कम से कम आंखें चलती रहें, आंखें चलती रहे उसकी, उसको दिखता रहे कि कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है, कि भाई मैं कॉज और इफेक्ट की बात कर रहा हूं। फिर भी नहीं चल रहा, फिर भी नहीं चल रहा, क्या करें? एक्स पोस्ट फैक्टो होती है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है? जो हाफ एक्सपेरिमेंट होती है, मतलब इसमें रैंडमनेस नहीं होती, इसमें रैंडम नहीं होती, बाकी सारे फीचर उसी तरीके से होते हैं। इसमें जो असाइनमेंट होती है वो रैंडम नहीं होती, बाकी सारी चीजों को आप एज इट एज ही कवर करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना कि अब एक एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उसको स्टडी कर रहे हो कि भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाद में पता चला कि ठीक है कोई एक्ट्रेस थी, वो सड़क पे जा रही थी बनठन के, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो स्टडी हो रही है दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट, जिसको कॉजल कंपैरेटिव भी बोल दिया जाता है, कॉजल कंपैरेटिव भी बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजल इज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ऑब्वियसली कॉज और इफेक्ट की बात होती है। कुछ बच्चे तो हमारी क्लास में ना बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैं तो ध्यान से देखता हूँ आप लोगों को डेडिकेशन के टाइम पे ऐसे जूम कर करके, जो डेडिकेशन करते हैं ना उसमें वर्डिंग सब पढ़ने वाली होती है, कुछ तो बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। समझाते हैं, पहले आंसर कर लें। देखिए, ऑथेंटिसिटी या रिसर्चर हैज टू इंडिकेट ओरिजिनल सोर्सेस। अब भाई ये ऑब्वियसली बात है, ओरिजिनल सोर्स को ही मेंशन करोगे ना। अगर आपने आरबीआई की वेबसाइट से डाटा लिया तो आप आरबीआई की मेंशन करोगे ना, तो कोई बीपीएल की वेबसाइट को तो मेंशन नहीं कर दोगे, तो ओरिजिनल सोर्स को ही मेंशन करोगे, जो ओरिजिनल सोर्स है आपका वह। दूसरा, इन डाटा एनालिसिस रिसर्चर हैज टू evince necessary rigorous and appropriateness of procedure। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रॉपर प्रोसीजर ऑथेंटिसिटी वाली है उसको हम एज इट एज कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, बस ये आप लोग समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी है वो कहीं पे भी हो सकती है। देखो 500 तो सांस छोड़ गए, 1800 से शुरू हुए थे, 1300 पे रह गए, 500 तो सांस छोड़ के निकल लिए।
आप हो तभी तो हम हैं, आप बैठे हो तभी तो हम बैठे हैं भाई। अगर आप ही नहीं होगे तो हम, समझ रहे हो ना। अगर मेरी क्लास में 2-4 हजार बच्चे नहीं होते, मेरे को तो पढ़ाने में भी मजा नहीं आता। तो जब क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बात होती है ना, तो ऑप्शन आप बोल सकते हो कि दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है, बट जो बेस्ट होती है वो यही होती है, मेकिंग हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस पे आपकी पूरी रिसर्च बेस्ड होती है। अरे भाई मैं सबकी हेड्स चेक करता हूं, टेंशन मत लिया करो। मेरे तक पहुंच जाती हैं आपकी हेड्स जब आप डेडिकेट करते हो, तो घबराया मत करो। तो जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो और उसको टेस्ट करते हो, क्योंकि जब बना दिया तो इमेजिनेशन इज द कीवर्ड। इमेजिनेशन। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जो चीज हो सकती है, होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। कल्पना है, वो आपकी अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हो, यू आर जस्ट अज्यूमिंग इट। आप सिर्फ उस चीज को अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है जी, तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस और स्पेशल में फर्क क्या है? भाई मेरे पढ़ाने में कोई फर्क नहीं है। बाकी रिसर्च प्लस है वो पेड प्लेटफॉर्म है, और ये वाला है वो फ्री है। फ्री लर्नर है, डेडिकेट कर सकते हैं, वो तो सभी कर सकते हैं बच्चे। हैट्स तो सभी को मिलती हैं जो आप लोग टाइम देते हो, मतलब जितना आपके पास टाइम होता है उसके हिसाब से। इसका आंसर आता तुम्हें? दोनों कथन सही हैं। मतलब कल को कल को तुम एमकॉम की डिग्री लेके जा रहे हो और तुम कोटा से हो, तो तुम्हें 2 डिग्री दे देंगे, बेटा वाह तुम तो इस कैटेगरी से बिलोंग करते, तुम्हारे लिए 2 डिग्री। वाह बेटा तुम तो उससे एक छोटी कैटेगरी से बिलोंग करते, तुम्हें 3 डिग्री, तुम्हें 4 डिग्री। ऐसा होता है क्या? अब आप जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको पढ़ो ना। अवॉर्डिंग रिसर्च डिग्री, डिग्री देते समय तो कोटा, माइनॉरिटी कोटा का कोई कनेक्शन नहीं होता ना। वो तो जो बच्चा पढ़ेगा, जो पास हो गया, उसको रिजर्वेशन तो वहां पे आएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आने वाले टाइम में शादी की भी क्या होगी, एक डिग्री हो जाएगी। मतलब जैसे शादी होती है कि ठीक है भाई, जो रिजर्व कोटा से है उनको 3 बीवियां मिलेंगी, ओबीसी वाले को 2 मिलेंगी, जनरल वाले को मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ऐसा भी हो सकता है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है भाई, सरकार है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है कि फॉर्मुलेशन पॉलिसीज के दौरान, एडमिशन के दौरान आप कोटास को फिक्स कर सकते हो, बट आप डिग्री असाइन करने पे टाइम पे भाई जिसने पढ़ा है तो डिग्री तो उसी को दोगे ना। हवा में थोड़ी ना डिग्रियां बांट दोगे कि ठीक है ले 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 तू भी ले ले, भाई सेल थोड़ी ना लगी हुई है। डिग्री है, कम से कम 2 साल आपने उस पर मेहनत की है, इस वजह से। नेक्स्ट, गुड सैंपलिंग रिसर्च। 500 खिलाड़ी मैदान छोड़ के जा चुके हैं। देखिए सिंपल है ना, मतलब जो सैंपल है ना, देखो किसी की पर्सनल जजमेंट कैसे होगी भाई? पर्सनल जजमेंट उसकी होगी जो खुद सैंपल होगा। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कभी बोला भाई हमारे घर में तो सैंपल पैदा हो गया? तो सैंपल से पर्सनल कंसीडरेशन का कोई कनेक्शन होता नहीं है।
पर्सनल कंसिडरेशन, अब तो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है भाई आपने रैंडमली कोई भी टर्म सिलेक्ट कर ली, तो आप उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सी को तो यहां से डिलीट कर दोगे आप, सी को यहां पे भी डिलीट कर दिया तो बी डी आ गया, मतलब यहां पे एक तो पहले बिपाशा बासु आ गया, उसके बाद फिर ई भी आ गया, है ना। तो फ्रीडम फ्रॉम बायस भी आएगा, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव भी होना, रेडीली एक्सेसिव का होना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है ना वो रेडीली एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्रीडम फ्रॉम बायस मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए ना, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का बायस अप्रोच नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट रेडीली एक्सेसिबल मतलब इजीली एक्सेसिबल, जरूरी नहीं है कि आपका सैंपल इजीली एक्सेसिबल हो, दैट इज नॉट द पॉइंट कि हाँ भाई वो जरूरी एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। बायस का मतलब होता है सब्जेक्टिविटी, बायस का मतलब होता है रिजेक्ट सब्जेक्टिविटी। बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, गिव मी सम पोल। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में मैं बताता हूं, जो टी टेस्ट लगाया ना वो सिग्निफिकेंट है, मतलब आपका जो जो टेस्ट टेबल वैल्यू है वो ज्यादा है और आपके की वैल्यू कम है, मतलब कहने का क्या हुआ, जो नल हाइपोथेसिस जिसको आप रिजेक्ट करना चाहते थे उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, और जो रिसर्च हाइपोथेसिस था जो कि आपका सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस होता है, जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस था, उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। यही तो काम होता है हमारा, यही तो आपका काम होता है, नल को रिजेक्ट करना, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करना। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्लस में अभी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस होती हैं, पेपर 1 की सुबह 10:30 होती है और पेपर 2 की क्लास होती है वो दोपहर में 1:30 बजे। अरे भाई मेरी क्लास के रिमाइंडर सेट करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रोफाइल में जाओ, मुझे फॉलो कर लो और हर क्लास को एनरोल कर लिया करो, तुम्हारे पास 2-3 बार नोटिफिकेशन आता है। एंड अनअकैडमी वाले इस तरीके में तो बहुत माहिर है ना। अनअकैडमी वाले आपको बार बार परेशान करते रहते हैं कि क्लास होगी क्लास होगी क्लास होगी, इस वजह से देखिए, रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी, ऑब्वियसली क्योंकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जब दोनों इकट्ठे होंगे तभी काम चलेगा। और इवैल्यूएशन के मामले में वैलिडिटी सिंगल कंसेप्ट नहीं है बट कॉन्टिनम में होता है, वो क्या होता है हमेशा कॉन्टिनम में होता है, नॉट नन, समझ रहे हो ना, एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं है वो कॉन्टिनम में है, मतलब और चीजों के कॉम्बिनेशन में आता है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी इस तरीके से। ये वाला बनाओ, आईसीटी वाला बता दिया करो भाई, आगे से मैं घर आके बता जाया करूंगा आपको कि मेरी क्लास शुरू हो रही है, फटाफट आओ।
है ना। नहीं तो मैं कबूतर रख लेता हूं, है ना, कबूतर पाल लेता हूं बहुत सारे। क्लास से पहले कबूतर कबूतर को संदेशा दे दिया कि जाओ इन इन बच्चों को बताओ। कंपैक्ट डिस्क, हिंट भी दे दिया, फिर भी नहीं बना। बहुत नालायक हो गए हो। आईसीटी को ज्यादा कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? देखो आईसीटी को आप इस्तेमाल पता कहां पे करोगे? इन तीनों में इस्तेमाल करोगे। डेटा मतलब डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो कलेक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वैसे तो तीनों होनी चाहिए, तो इस वजह से सी और डी को माना गया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन से पहले कलेक्शन और एनालिसिस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन से पहले एनालिसिस हो जाता है। इस वजह से मुझे पता है क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं है, जो सही आंसर होना चाहिए वो सी डी और ई होना चाहिए, बट क्योंकि इंटरप्रिटेशन से पहले एनालिसिस आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरे का पूरा ये वाला काम है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। राइट, क्योंकि कलेक्शन के टाइम पे तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, आप क्वेश्चनर वगैरह बनाते हो, कुछ और चीजें करते हो, दैट्स व्हाई। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से। चलिए बोल पेन सर खींचिए। आज हमारे टावर वाले बच्चे चेंज हो गए ना, आकांक्षा शर्मा और मानस। मेघा के बाद इन्होंने भी रूटर को फांसी दे रखी होगी, पक्की बात है ना। इनने भी आज मेगा एब्सेंट है ना, तो डेफिनेटली इन्होंने पक्का इन्होंने भी रूटर को फांसी दे रखी होगी आज। मार्केट में कंपटीशन आ गया। देखो अ रिसर्चर हैज टू ऑब्जर्व कोडल फॉर्मेलिटीज एट ऑल स्टेजेस विदाउट स्कोप एंड लेवी द ऑफेंडिंग मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स। बिल्कुल सही है, बिकॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हियर देयर इज however a considerable scope for being ethically vulnerable। अब अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जो एथिक्स होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रोल कहां पे आ जाता है, यहां पे ही आ जाता है, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के टाइम पे। तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। इज इट क्लियर? हाँ, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कोई बात नहीं। रूटर वालों, बिना रूटर वालों तुम्हारी जिंदगी भी है कुछ। कोई बात नहीं, अगर गर्म हो गया पानी में डाल दो थोड़ा सा। नहीं, पानी इस पे डाल दो। जिसका लैपटॉप, जिसका मोबाइल या किसी का दिमाग भी अगर गर्म हो गया ना, तो पानी से अच्छा कुछ नहीं है।
ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए, एक एक ना क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, जिसको आप क्या बोल देते हो सर, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो इंडक्टिव पैराडाइम होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है। तो उसमें ना सोशल फिनोमिना को ही स्टडी किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव से। यहां पे कोई कॉज वगैरह चेंजेस की बात नहीं होती है, हाँ एक्चुअल सेटिंग में होता है, और उसके साथ साथ प्रोसेस पे ज्यादा फोकस होता है नहीं, और कंटेक्स्ट जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का तो कोई मतलब है ही नहीं। जनरलाइजेशन पर्पस नहीं होता ना बच्चे, जनरलाइजेशन पर्पस नहीं होता क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो इंडक्टिव रिसर्च का होता है। ठीक है जी, तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो आप लोगों ने क्वालिटेटिव के ढूंढने थे। किसके ढूंढने थे? क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फीचर्स थे वो वाले ढूंढने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायरिंग नॉलेज सेव टाइम एंड एफर्ट एट द टाइम ऑफ रिसर्चर। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। बन गया? चलो मैं पहले नाम लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1300। चलो, सबने बांट बांट के दे दिया ना। सबसे कम टाइम तभी मिलता है जब आप एक डायरेक्ट अथॉरिटी से जाके डाटा ले लेते हो। तो मतलब एक स्कूल में जाते हो, सारे का सारा डाटा ले लिया, पूरे का पूरा डाटा एक ही बार में उनको दे दिया, समझ रहे हो ना? पूरे का पूरा डाटा एक ही बार में आपको दे दिया, दैट्स इट। इंडक्टिव डिडक्टिव नहीं होगा यार, आप इसको इसके साथ कंपेयर करो ना, डिडक्टिव रिसर्च को अथॉरिटी के साथ कंपेयर करो। कौड़ियों के भाव में दे दिया, कौड़ियों के भाव में दे दिया। और करना है 2 4 क्वेश्चन या क्लास को खत्म करें? चलो, तुम्हारी इच्छा, हम तो आपके गुलाम हैं, जब तक आप बोलोगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन से होंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं? देखो, सिस्टेमेटिक तो नहीं आएगा, स्टार्टिफाइड भी नहीं आएगा, तो इन दोनों को हटा दो, कोटा, पर्पसिव और स्नोबॉल, ये 3 आ जाएंगे। कितना सिंपल तरीका, क्वेश्चन आसानी से बनता है, बट बनाना आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम खत्म करते हैं। स्नोबॉल का मतलब होता है जब आप एक बंदे को सिलेक्ट करते हो, फिर वो आगे वाले के बारे में रेफर करता है, फिर उससे वो आगे वाले रेफर करता है, फिर उससे वो आगे वाले रेफर करता है, जब आपका पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, लपेटता रहता है, समझ रहे हो, जो सबकी पोल खोल देता है, समझ रहे हो ना? ये वो वाला मेथड होता है जो सबकी पोल खोलता है। यस, समझ रहे हो ना? जैसे सुशांत चक्रवर्ती नहीं था, सुशांत राजपूत से आप रहिया चक्रवर्ती पे पहुंच गए थे, और रहिया चक्रवर्ती से तो सब टोनी कक्कड़ मक्कड़ बकरियां सब आ गए थे उसमें, है ना? तो वो सारी चीजें एकदम से खुल के सामने आ गई थी। सब लपेटे गए थे।
देखो, for optimizing learning outcome, which of the following factor has been identified as most effective in terms of research evidence in the global context? ग्लोबल कंटेक्स्ट में इसको टीचर रिलेटेड फैक्टर्स को ही कंसीडर किया, दैट कि टीचर ही है जो सबसे बड़ा एजेंट होता है किससे, क्योंकि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मोस्ट इफेक्टिव वही होगा। समझ रहे हो? जैसे आपके सामने वो क्वेश्चन आता है ना कि अगर आप वेब टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो हम टीचर को क्या कर सकते हैं, हम टीचर को इग्नोर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। टीचर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यू कांट रिप्लेस द टीचर।